नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल GSM क्लासेस में। मैं ज्ञानेंद्र वर्मा आज आपके समक्ष क्लास 12th के भौतिक विज्ञान विषय के साथ उपस्थित हूँ, जिसके अंतर्गत आज आप पढ़ेंगे खगोलीय दूरदर्शी। इसका आप एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, इसका समायोजन पढ़ेंगे कि किस तरीके से है, क्योंकि लगातार बच्चों के द्वारा ये डिमांड आ रहा था कि सर खगोलीय दूरदर्शी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कक्षा 12 के एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसे पढ़ा दीजिए। तो हमने डिसाइड किया आज मैं आपको केवल एक वीडियो ऐसा दूंगा जिसमें खगोलीय दूरदर्शी रहेगा, वो क्या होता है और जो मेन उसका जो फंक्शन है कि प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके द्वारा और क्यों बनता है, ये सारी चीज़ आपकी बारी बारी से क्लियर हो जाएगी। आवर्धन क्षमता याद करना होता है, दो स्थितियां आती हैं, इसमें वो कौन कौन सी स्थितियां हैं ये आपको सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस एक काम आप करिए कि आप जो है कॉपी और पेन के साथ बैठ जाइए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो लगातार मिलती रहे। अब हम शुरुआत करते हैं। खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है, देखिए आप, खगोलीय दूरदर्शी मैं आप लोगों को बता दूं एक बहुत ही ज़रूरी बात कि जब आप प्रश्न पत्र पाते हैं तो कभी कभी आप कुछ शब्दों से भयभीत हो जाते हैं, आपके मन में एक निराशा आ जाती है कि हमने इसे नहीं पढ़ा। जैसे खगोलीय दूरदर्शी को ना लिखकर एग्जाम में आपकी ज्योतिष दूरदर्शी आ जाए तब भी आप भयभीत हो जाते हैं। तो ऐसे शब्दों से आपको परेशान नहीं होना है, चाहे आपका खगोलीय आए चाहे आपका ज्योतिष आए, या आपको लिखकर ही आ जाए कि अपवर्तक दूरदर्शी क्या होता है, आ जाए अपवर्तक दूरदर्शी क्या होता है, ठीक, या आ जाए कि अपवर्तक दूरदर्शी, ठीक। तो इन सब शब्दों से आपको परेशान नहीं होना है। इसका मतलब ये है कि खगोलीय दूरदर्शी, ज्योतिष दूरदर्शी और अपवर्तक दूरदर्शी आपका सब एक ही है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर होता है वो इंग्लिश में भी आता है, तो इंग्लिश में जो आता है वो इंग्लिश नहीं चेंज होती है, सब में आपका एस्ट्रोनॉमिकल दिया रहेगा, सब में आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दिया रहेगा। इससे आप समझ जाइएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, खगोलीय लिखना है। तो चलिए अब हम सबसे पहले जानते हैं कि खगोलीय दूरदर्शी होता क्या है। ये जो है एक बेलनाकार नली होती है। क्या होती है? एक बेलनाकार नली होती है जो धातु की होती है, जिसके एक सिरे पर बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है और दूसरे सिरे पर छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक। अब आप समझ लीजिए, जो बड़े द्वारक का उत्तल लेंस होता है उसे हम कहते हैं अवदृश्यक लेंस कहते हैं, और जो छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होता है उसे हम कहते हैं अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका कहते हैं। और इस उपकरण में एक दंतुर लगी होती है। दंतुर को हम कहते हैं दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं, जिसके माध्यम से हम एक नली को दूसरी नली के भीतर खिसकाकर या पीछे खिसकाकर दोनों लेंसों के बीच की दूरी को कम कर सकते हैं और अधिक भी कर सकते हैं, अर्थात उनके बीच की दूरी को हम बदल सकते हैं। तो आइए हम फिगर देख लें कि कैसा है, क्या कहाँ आपकी दंतुर लगी होती है, कैसे आपका उत्तल लेंस छोटे द्वारक वाला लगा होता है और कैसे आप बड़े द्वारक वाला उत्तल लेंस लगा होता है।
तो आप देख लीजिए, ये आपका चित्र बनकर तैयार हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन क्या है। देखिए, ये जो आपका लेंस है इसे कहते हैं हम ई, जिसको हम कहते हैं अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका। ये जो आप लाइन डॉटेड देख रहे हैं ये है क्रॉस तार, ये है आपका क्रॉस तार है, ये क्रॉस तार लगे होते हैं। ओके, और यही है आपका दंतुर, यही है आपका दंतुर है ये, और दंतुर को ही कहते हैं दंड चक्र व्यवस्था, दंड चक्र व्यवस्था। ओके, ये है आपका। और ये जो वो है इसको हम कहते हैं क्या, अभिदृश्यक लेंस। क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस। ओके, अभिदृश्यक लेंस। तो ये आपका टोटल हो जाता है, जहाँ से आप, ये फिगर है आपका, इसको कहते हैं कि अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी की संरचना या खगोलीय दूरदर्शी की संरचना आप लिख सकते हैं। ये जो चित्र है आपका ये है अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी की संरचना। ओके, ऐसे ही होता है आपका दूरदर्शी। ठीक, अब आपको ये भी जानना चाहिए कि आखिर ये क्या है और क्यों यूज करते हैं। हमने ये बता दिया कि ये इस तरीके का बना होता है। देखिए, जो खगोलीय दूरदर्शी होता है एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है। ये तब यूज होता है जब हमें दूर की वस्तुएं, मतलब बहुत दूर जो वस्तुएं स्थित होती हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। क्यों नहीं दिखाई देती, इस बात को आप समझ लीजिए। जो वस्तुएं बहुत दूर पर होती हैं, मान लो अनंत पे होती हैं, जैसे हम कहें आपको सूर्य बहुत छोटा दिखाई देता है, या जो छोटे छोटे तारे हैं वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, तो इनको देखने के लिए ऐसी दूर जो स्थित वस्तुएं होती हैं वो हमें बहुत छोटा या हमें कहते स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं देती, क्योंकि जो वस्तुएं दूर होती हैं उन वस्तुओं के द्वारा हमारी आँख पर जो दर्शन कोण बनता है, विजुअल एंगल जो बनता है वो बहुत छोटा बनता है, इसलिए वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो जब हम दूरदर्शी का यूज करते हैं, खगोलीय दूरदर्शी का यूज करते हैं, तो उससे जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब से जो हमारे आँख पर दर्शन कोण बनता है वो बहुत बड़ा बनता है, जिससे वस्तु में स्पष्ट दिखाई देती है। तो इतना ही इसका एक होता है कि यह एक प्रकाशिक यंत्र है जो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए मददगार होता है, क्योंकि जो वस्तुएं दूर स्थित होती हैं उनसे हमारी आंख पर जो दर्शन कोण बनता है वो बहुत छोटा बनता है। तो जब हम दूरदर्शी का यूज करते हैं तो उनसे बने प्रतिबिंबों के द्वारा हमारे आंख पर बना जो दर्शन कोण होता है वो बड़ा होता है, इसलिए हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक, तो अब हम अगली कड़ी में चर्चा करेंगे, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगली कड़ी में ये जानेंगे कि खगोलीय दूरदर्शी से प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, एक का जो द्वारक होता है वो बड़ा होता है और एक का छोटा होता है। जो बड़ा द्वारक का उत्तल लेंस होता है उसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, और जो छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होता है उसे हम नेत्रिका कहते हैं या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। तो आइए इसको हम सबसे पहले बनाते हैं। सीधा है, सीधा है ये। अब इससे हम जो है एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचते हैं। ये, और यहीं पर हम एक जो है
छोटे द्वारक का लेंस ले लेते हैं। ये हमारा छोटे द्वारक का लेंस हो गया। और इसका अब हम क्या करते हैं, ऑप्टिक्स एक्सिस बना देते हैं, खींच लेते हैं। आप सब लोग जानते हैं इसे, ठीक। इसकी भी हम उसी तरीके से ऑप्टिक्स एक्सिस खींच लेते हैं। ये जो आपका है प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम और बढ़ा लेते हैं, ठीक। इसको हम और बढ़ा लेते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। देखिए, इसको हम कहते हैं, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है वो, इसको हम कहते हैं वो, ठीक। और इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है इसे हम ई कहते हैं। ये दो हमारे लेंस हो गए, एक हमारा अदृश्यक लेंस है और एक हमारा जो है नेत्रिका लेंस है। इसको हम कहते हैं नेत्रिका, इसको हम क्या कहते हैं, नेत्रिका कहते हैं, ठीक। नेत्रिका कहते हैं। और इसको हम कहते हैं अदृश्यक लेंस। क्या कहते हैं, अदृश्यक लेंस। ओके, ये हमारा अदृश्यक लेंस है, ठीक। अब जो है हम एक वस्तु रखते हैं ए बी, एक वस्तु है हमारी, ठीक, जिसका जो है ए बी एक वस्तु है हमारी, जिसका ये सिरा जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे है। कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस पे आपको लगभग दिखाई दे रही है, ठीक। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे है और यहाँ हमारी एक वस्तु है। हम कह रहे हैं कि एक वस्तु है जो बहुत दूरी पर है, लेंस से अधिक दूरी पर है। कहाँ है, लेंस से अधिक दूरी पर। अब इस वस्तु से जो है एक प्रकाश की किरण एक प्रकाश की किरण जो है वो आपतित हो रही है, इस लेंस पे आपतित हो रही है, जो अपवर्तन के पश्चात यहाँ पहुँच रही है दूसरे लेंस पर, और यहाँ के बाद ये जो है ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। दूसरी जो है वो इसके ऑप्टिक सेंटर से जा रही है। कहाँ से जा रही है, ऑप्टिक सेंटर से जा रही है, ठीक। यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे जा रही है, ठीक। और ये ऐसे यहाँ के बाद इसी के ऐसे पैरेलल ऐसे निकल जा रही है, ठीक। तो दो ये प्रकाश की किरणें हो गई, एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, इस बिंदु पर काटती हैं। तो जो आपकी ये वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब जो है वो यहाँ बन रहा है, इस जगह बन रहा है, यानी ये हो जाएगा आपका ये डैश और ये आपका हो जाएगा बी डैश, ओके। और ये बन रहा है एफओ पर। कहाँ बन रहा है, एफओ पर बन रहा है, ठीक। और ये इसका दूसरा जो अब ये है फोकस है, वो हम मान लें कि एफओ डैश है और वो काफ़ी दूर है, दिखाई ही हमें नहीं दे रहा है, ठीक। तो इसको हम मान लें, यहाँ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एफओ डैश हम मान सकते हैं। और ये जो ही है हमारा, इसका एक जो फर्स्ट फोकस है वो एफ ई डैश है और सेकेंड जो फोकस है वो हमारा क्या है, एफ ई है, ठीक। इस तरीके से है। अब आप देखिए कि जो एक वस्तु है बहुत दूरी पर है, जो है अदृश्यक लेंस से, उस पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, पहली चीज तो छोटा बन रहा है, ठीक। किससे, यानी वस्तु से छोटा है, किससे है, वस्तु से। दूसरी चीज है
वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक है। ठीक। और तीसरी चीज जो है वो क्या है? उल्टा है। तो ये तीन चीजें हैं। और बन कहाँ रही है? उल्टा तथा जो है अदृश्यक लेंस के द्वितीय फोकस पर। कहाँ बन रही है? अदृश्यक लेंस के द्वितीय फोकस पर बन रही है। ओके, द्वितीय फोकस पर प्राप्त हो रही है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? आप देख लीजिए। अब जो ये ए डैश बी डैश जो इमेज है हमारी ए बी वस्तु का, वो इस नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? आभासी वस्तु का। यानी अगर ये वस्तु हमारी आभासी है तो अब देखते हैं कि भाई इससे भी कोई प्रतिबिंब बनेगी। यानी यहां से अगर देखें तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल जा रही है, और जो मुख्य अक्ष के पैरेलल जाती है वो जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन नेत्रिका के फोकस से होकर गुजरती है, द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है। ठीक, नेत्रिका के द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है। अब जो है एक इसके कहां से जाएगी? सेंटर से जाएगी। तो एक जो है इसके सेंटर से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर यानी ई से जा रही है। कहां से जा रही है? ई से जा रही है। ठीक, तो ये सीधे जो है निकल जाएगी बिना विचलित हुए। तो इस तरीके से ये किरणें जा रही हैं। अब हम क्या करते हैं? इनको बढ़ाते हैं पीछे, आगे इनको पीछे बढ़ाया हमने, ये हमारी ऐसे बढ़ा दिया इसको हमने। ठीक, और हम क्या करते हैं? इसको भी हम जो है बढ़ा रहे हैं, इसको भी बढ़ा रहे हैं। और जब इसको बढ़ा रहे हैं तो एक दूसरे को देखो कहीं काट रही है, और ये काट कहाँ रही है? इस बिंदु पर काट रही है। इसका मतलब ये हो गया जो इमेज बनेगा हमारा वो यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा? इस जगह बनेगा। ठीक, यानी ये हमारा इमेज होगा। और किसका इमेज होगा? इस आभासी वस्तु ए डैश बी डैश का होगा। ठीक, तो इसको हमने नाम दे दिया ये डबल डैश, इसको हमने जो नाम दे दिया वो ये डबल डैश और बी डबल डैश दे दिया। ठीक, अब आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि ये प्रतिबिंब कैसा है। ये प्रतिबिंब जो है पहला चीज है आभासी है हमारा। क्या है? आभासी है। दूसरा चीज क्या है? सीधा है। भाई इसके अगर करस्पॉन्डिंग देखेंगे ए डैश बी डैश के तो ये सीधा ही है हमारा। ठीक, और तीसरा जो है क्या है? वस्तु से बहुत बड़ा है, वस्तु से बहुत बड़ा है। ओके, तो ये तीन चीज मिल कहाँ रहा है? अनंत और एफई के बीच मिल रहा है, तथा अनंत एवं नेत्रिका के प्रथम फोकस यानी प्रथम फोकस अर्थात एफई डैश के बीच प्राप्त हो रहा है। ओके, प्राप्त हो रहा है कौन? प्रतिबिंब। अब आप जानिए इतना चीज आपको ये जो है समझ में आना चाहिए। ठीक, अब मैं आपको बता दूं कि इससे जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है उससे नेत्रिका पर जो लेंस वो कोण बन रहा है, दर्शन कोण, वो बीटा बन रहा है। कैसा बन रहा है? बीटा बन रहा है। और जो वस्तु से बन रहा है अदृश्यक पर वो अल्फा बन रहा है। और अगर ये अल्फा है तो हमारा ए भी अल्फा हो जाएगा। अब जो है हम आवर्धन क्षमता निकालेंगे किसका? खगोलीय दूरदर्शी का। तो आवर्धन क्षमता जो होती है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर, ये चीज कहते हैं। ये जो होता है इसको हम लिखते हैं किससे? एम से लिखते हैं। ठीक, एम से लिखते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है वही होता है एम इक्वल टू अंतिम प्रतिबिंब
अंतिम प्रतिबिंब से आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। ठीक, ये आपका हो गया। अब आप यहीं से जान लीजिए कि अंतिम प्रतिबिंब का दर्शन कोण क्या बन रहा है, आपका बन रहा है बीटा बन रहा है, यानी हम इसको बीटा लिख सकते हैं। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि वस्तु द्वारा अल्फा बन रहा है। यानी यहां से अगर हम देखें तो यहां से हम लिख क्या सकते हैं, m इक्वल टू अब हम इसको लिख सकते हैं m इक्वल टू बीटा अपान अल्फा। आप ध्यान से देखिए कि बीटा और अल्फा बहुत छोटे हैं। ठीक, चूंकि बीटा तथा अल्फा बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। देखिए ध्यान से, जो एंगल बहुत छोटे होते हैं तो उनकी हम स्पर्शज्या को लिख सकते हैं, उनके टेंजेंट को लिख सकते हैं। तो चूंकि जो है बीटा तथा अल्फा बहुत छोटे हैं, अतः हम इनके स्थान पर इनकी स्पर्शज्या को कहते हैं टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंजेंट लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं। अर्थात m इक्वल टू tan बीटा अपान tan अल्फा। अब हम क्या करेंगे, tan बीटा और tan अल्फा का मान रख देंगे। आप ट्रायंगल देखिए ए डैश बी डैश में, तो यहाँ पर जो आपका tan बीटा आएगा वो आएगा ए डैश बी डैश अपॉन आएगा ए डैश, ओके, ए डैश। और जो tan अल्फा आपका है ये एंगल वो ए डैश बी डैश में आएगा ए डैश बी डैश अपॉन वो ए डैश, ओके। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m इक्वल टू आ जाएगा आपका ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश और इंटू ओ ए डैश अपॉन ए डैश बी डैश। यानी यहां से हम लिख सकते हैं m इक्वल टू ओ ए डैश अपॉन ई ए डैश, ओके। इतना हम यहां से लिख सकते हैं। अब क्या है, देखिए जो दूरी है इसके बीच, हम आपको दूरी बता दें, ये जो दूरी है यहाँ FO के बीच, तो ये फोकल लेंथ है किसका, अदृश्य लेंस का। इसको हम प्रेजेंट करते हैं FO से, ओके। और जो ये वस्तु की दूरी यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं कि ये जो दूरी ई से है, इसको हम, ये वस्तु का कार्य करते हैं नेत्रिका के लिए, तो इसको हम यू से करते हैं। ठीक, तो यहाँ हम वैल्यू रख सकते हैं, इसलिए m इक्वल टू, ठीक, या हम ऐसे लिख दें सिंस ओ ए इक्वल टू एफ ओ एंड ई ए इक्वल टू माइनस यू ई। ठीक, और इसको मान लें हम, इक्वेशन मान लें 1 मान लें। अतः समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से तो m इक्वल टू आ जाएगा आपका FO माइनस UE। ठीक, ये आपका आ गया आवर्धन क्षमता का सूत्र। इसी को हम कह देते हैं इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको, ये व्यापक सूत्र होता है। जब हम व्यापक सूत्र पा जाते हैं आवर्धन क्षमता का, तो यहाँ से 2 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। एक ये होती है
कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो और दूसरा जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। तो ध्यान दीजिए इस बात को आप देखिए, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, पहला केस जो इसका है, केस फर्स्ट, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता हो। ध्यान दीजिए इस बात को आप, ठीक समझिए इस चीज को बड़े आराम से, ठीक। जब प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा, ठीक, तो ये बस इसके फोकस पे होगा। कहाँ होगा? इसके फोकस पे। और आप जानते हैं कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो लेंथ होती है उसको कहते हैं फोकल लेंथ, और इसको हम तब डिनोट करेंगे किससे? एफ से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? एफ से, यानी फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, इससे हम डिनोट करेंगे। तो अनंत पर कब बनेगा प्रतिबिंब? जब ये वस्तु फोकस पे होगी, किसके? नेत्रिका के, ठीक। तब जो है UE इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? FE हो जाएगा। क्या हो जाएगा? FE हो जाएगा। यानी हम अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 है हमारा, उसमें हम UE की जगह FE रख देंगे, ठीक। अतः समीकरण 2 से, ठीक, 2 से M इक्वल टू माइनस FO अपान FE। ओके, ये आपका आ गया उस समय की बात है जब प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनता है। केस 2 जो है हमारा, केस सेकेंड, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। चलिए ध्यान दीजिए इस बात को, दूरी पर बनता हो। ओके, तब जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी, ठीक, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डबल डैश बी डबल डैश, तो यहाँ से जो दूरी होगी इसकी हम मान लेते हैं ये दूरी हमारी कितनी है? D है हमारी, ठीक। तो जो इमेज डिस्टेंस बन रहा है वो B की जगह हमारा D हो जाता है। यानी तब जो तब लेंस सूत्र होता है 1/B माइनस 1/A इक्वल टू 1/F में जो V की जगह है इसमें रख देते हैं -D। क्या रख देते हैं? -D। और जो U है ना, U की जगह हम रख देते हैं क्या? -U रख देते हैं, -UE रख देते हैं, ठीक। और तथा F की जगह हम रख देते हैं F इक्वल FE रख देते हैं, ठीक, में रखने पर। अब जब हम रख देते हैं इस तरीके से तो हमें मिल क्या जाता है, ये चीज आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए लेंस सूत्र हमारा है 1/B माइनस 1/A इक्वल टू 1/F, तो ये हो जाएगा 1/-D माइनस 1/-UE इक्वल टू 1/, ये पॉजिटिव FE आपका होता है, तो पॉजिटिव FE आप पॉजिटिव लिखें ना लिखें, यानी यहां से अगर हम देखें तो 1/-D माइनस माइनस प्लस 1/UE इक्वल टू 1/FE, और यहां से अगर हम वैल्यू निकालें इसकी UE की जगह 1/FE प्लस 1/D सॉल्व करें तो 1/UE इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए आप, 1/FE प्लस D है आपका, तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 1/FE हम बाहर कर लेंगे और ये आएगा 1 प्लस FE/D आएगा, ठीक। अब आप यहां से समझ सकते हैं आपका सूत्र यही हो जाता है, ठीक। अब इसका मान जो है आप कहां रखेंगे? 1/UE का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर आप रख दीजिए, तो आपका समीकरण 2 यहां पर लिखा है।
यानी m इक्वल टू माइनस, देखिए आप वैल्यू रख दीजिए केवल इतना, m की वैल्यू ये m में इसकी वैल्यू आप रख दीजिए, बाकी ये आपका रहेगा ही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका FO अपान FE, ठीक, यही तो आप रखेंगे ना, आप समझिए 1 अपान UE का मान यही तो रखेंगे, और 1 प्लस FE अपान D। देखिए ये आपका जो है उस स्थिति में लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला है जब प्रतिबिंब हमारा स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अब यहाँ से आप देख लीजिए दोनों स्थितियों में, पहली स्थिति आपकी थी जिसमें जो है आपको ये प्राप्त हो रहा था जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता था, तब आपको जो मैग्निफिकेशन था वो आपको क्या मिल रहा था, m इक्वल टू मिल रहा था आपका माइनस FO अपान FE। उसमें जो प्रतिबिंब जो दूरी होती जो है पहले केस में आपकी दूरी जो दूरदर्शी की है वो हो जाएगा आपका FO प्लस FE हो जाएगा, और इस केस में अगर हम दूरी देखें दूरदर्शी की तो इसमें हो जाएगा FO प्लस UE हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं, बड़े आराम से जान सकते हैं। अब अगर हम देखें इस इक्वेशन से देखें, अगर हमें अधिक आवर्धन क्षमता चाहिए तो किन परिस्थितियों में मिलेगी, पहली चीज कि उसकी स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कम हो, दूसरी चीज उसकी फोकस दूरी कम हो नेत्रिका की, ये दोनों चीजें जब कम होंगी तब हमें यम जो है अधिक प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं, और हम आशा और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आएगी। अतः आप सभी लोग इसको देखिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, और अगर ये कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।